Assalamu alaikum and good afternoon. On the behalf of organizers, I, Dr. Maya Akil Khan, welcome you all in the public awareness lecture on gastrointestinal infections and zoonotic diseases associated with Eid al-Adha, risks, prevention, and management. This lecture is organized by Sindh Innovation Research and Education Network Siren in collaboration with Dr. Panchwani Center for Molecular Medicine and Drug Research, International Center for Chemical and Biological Sciences. Let me take an opportunity to introduce our respected speaker, Dr. Saman Nadeem. She's a consultant clinical microbiologist and sectional head microbiology at National Medical Center, Karachi. She has had a distinguished career in healthcare and establishing infectious diseases and infection control departments in various private hospitals in Karachi. Her key interests are clinical microbiology, infection control, and antibiotic stewardship. She has around 20 publications and is also affiliated with undergrad and postgrad teaching. Not only this, her valuable input as a clinical microbiologist made significant contributions in implementing antimicrobial stewardship and infection control policies. With no further ado, I request our respected speaker to deliver her lecture. Assalamu alaikum. Okay. My name is Dr. Saman Nadeem, and thanks for such a nice intro. And it's my second lecture आप लोगों के साथ I think ना तो आप लोग जानते तो मुझे होंगे और इंशाल्लाह ये वाला लेक्चर भी मजेदार होगा। अभी वाला लेक्चर जो है वो जो अभी वाला टॉपिक है ना, अच्छा बायलिंगुअल रहते हैं या इंग्लिश ही मोस्ट वो करें जैसे आप बायलिंगुअल ना, ठीक है सही है। तो ये वाला टॉपिक है, तो जो अभी ईद का सीजन आ रहा है, ईद उल अजहा आ रही है, उसके मुनासबत से रखा गया है। ऑब्वियसली और पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर है तो बड़ा इंटरेक्टिव सा सेशन होगा। मैंने पीपीटी भी कोशिश की है ऐसी बनाई है जिसमें आप लोग सारे एंगेज रहें, तो डू लेट मी नो और इंशाल्लाह यू पीपल विल जॉइन। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग विद द लेक्चर। द टॉपिक इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड ज़ूनोटिक डिजीजेस एसोसिएटेड विद ईद उल अजहा, risk, prevention and management. Okay, in this lecture I will cover first the risk. What is risk? Risk क्या होता है? क्या मतलब, जैसे आप, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आप मेरे जा रहे थे गाड़ी, आपने गाड़ी निकाली, रिस्क क्या है उसका, क्या रिस्क होंगे आपके पास? एक्सीडेंट का रिस्क है। सेकंड, कराची में तो छीनने का भी रिस्क है, गाड़ी छीन भी सकती है, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा फ्यूल आउट ऑफ फ्यूल हो जाए आप लोग, ठीक है, ऑन टाइम ना पहुंचने का रिस्क है। तो रिस्क वो होते हैं जो चीजें मिनिमाइज हो सकती हैं, जिसके लिए आप ऐसी चीजें स्ट्रैटेजीज कर ले सकते हैं जो मिनिमाइज हो जाए। फिर आती है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। प्रिवेंशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसी सिनेरियो को रखते हैं कि आपने गाड़ी निकाली, आप कहीं जा रहे थे, तो रिस्क तो मैंने बता दिया। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती है? फ्यूल टैंक फुल करा लिया, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स है, गार्ड रख लिया, ठीक है। और क्या प्रिवेंशन हो सकती है? एक्सीडेंट के लिए चले इंश्योरेंस पॉलिसी कर ली, बाकी ये सेफली ड्राइव करें, ठीक है। ड्राइव कराची वाली ड्राइविंग ना करें, अच्छी ड्राइविंग करें, ठीक है। तो ये सारे प्रिवेंशन हो गए। एंड मैनेजमेंट ये होता है कि गॉड फॉरबिड अगर वो चीज इन स्पाइट ऑफ गेटिंग रिस्क इन प्रिवेंशन आपको एक्वायर हो गई, सही है, जैसे कि आपने रिस्क को भी एनालाइज कर लिया था, प्रिवेंट भी कर लिया आपने, लेकिन फिर भी गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो गया, तो नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह उसको प्रोसीड करना है, हॉस्पिटल जाना है, कौन से जाना है, टेटनस जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, सामने से बिल्ली गुजर रही थी, आपने ब्रेक लगाया, थोड़ा सा आप हिट हो गए, ठीक है, ज्यादा बड़ी चोटें नहीं आई, तो आपने क्या ट्रीटमेंट प्लान लेना है, कहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है, कौन सा फॉलो अप करवाना है, तो डेट इज मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज हम जो
जीआई इन्फेक्शंस की बात करेंगे ना इन एसोसिएशन विद ईद उल अजहा, उसमें हम ये तीनों एस्पेक्ट्स कवर करेंगे. Okay, I have told you my name is Dr. Saman Nadeem and I have been working as sectional head microbiology at National Medical Center. Contents of this lecture today will be the introduction first, then GI infections, zoonotic diseases, prevention and management. Okay. Now, Eid ul-Azha is a significant Islamic festival involving large gatherings and the ritual slaughtering of animals such as sheep, goats, cows, and camels. The large-scale animal slaughter and handling increase the risk of transmission of zoonotic diseases, diseases transmitted from animals to humans, and GI infections. इशू क्या है कि रिस्क ऑफ प्रिवेंशन की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है कि बहुत मास स्लॉटरिंग होती है. मास स्लॉटरिंग से समझ आई मतलब क्या है? नॉर्मली जो हम जानवर वगैरह ज़िबा करते हैं, जो गोश्त हम कंज्यूम करते हैं, वो इतना सारा एक साथ हम नहीं करेंगे. हमारे पास 3 दिन का टाइम होता है. कुर्बानी जिन जिन पे फर्ज होती है वो सारे अपनी मुनासिब अपनी इस्तिताअत के हिसाब से कुर्बानी करते हैं, ठीक है. तो जो जानवर अवेलेबल होते हैं वो कौन कौन से हैं? शीप हो गई, गोट हो गया, काव हो गई, बैल हो गया एंड ऊंट हो गया, ठीक है ना. ये चीज है. अब मैं इस एस्पेक्ट से देख रही हूँ कि आप ये देखें कि कितने सारे, एक तो तादाद और फिर जानवर बड़ा, ठीक है. और 3 दिन का टाइम, यानी टाइम स्लॉट आपके पास लिमिटेड है. वसाइल आपके पास वही है, वही कसाई है जो नॉर्मल डेज में होते हैं. कोई नहीं है, वो बहुत सारे कुएं के मेंढक वैसे निकल आते हैं, लेकिन वही अवेलेबल आपके पास फैसिलिटीज है. 3 दिन का टाइम है. आपने 3 दिन के अंदर अंदर आपने वो रिचुअल वो कर लेना है, परफॉर्म कर लेना है. और तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने जो आपका एनिमल है, जानवर है, उसको आपने एक साथ बांधा हुआ है, बहुत सारे हैं, तो मतलब एक रश भी लगा हुआ है. उन सब चीजों को भी माइंड में रखना है. तो जो ये मास स्लॉटरिंग होती है ना, उसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीवेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से डिजीजेस स्प्रेड करते हैं. नाउ जूनोटिक डिजीजेस. सबसे पहले जू, जूनोटिक का वर्ड निकला है फ्रॉम द जू. व्हाट इज जू? व्हाट डू यू मीन बाय जू? जू का क्या मतलब है? जू, जू कोई नहीं किया? दैन जू तो गए हो गए. जू मीन्स, हाँ, एनिमल्स. तो जूनोटिक डिजीज वो होती है जो हमें एनिमल से एक्वायर होती है. अच्छा, मुझे कोई एनिमल से एक्वायर होने वाली डिजीजेस दिए तो चलो, वो है ना जो कुर्बानी में होती है, वैसे बता दो. घर में परिंदे हैं किसी के? तोते वगैरह पाले गए? बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू नहीं. एनिमल से एक्वायर होने वाली डिजीज का मकसद ये है कि वो एनिमल आपके साथ इन कांटेक्ट आए, और जब वो एनिमल आपके साथ इन कांटेक्ट आए तो उस एनिमल, वो बैक्टीरिया कौन कैरी कर रहा हो? एनिमल कैरी कर रहा हो. और वो उसका इंटरमीडिएट होस्ट हो, यानी वो उस बैक्टीरिया, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट कुछ भी हो सकता है, वो उसके अंदर एज अ रिजर्वायर हो और आप उसे एक्वायर कर लो एक्सीडेंटली. तो यानी आप कौन से होस्ट हो? आप एक्सीडेंटल होस्ट हो, ठीक है. और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं, जैसे फंगल है, फंगस डिजीज है, तो वो तो आप एक्सीडेंटल होस्ट नहीं हो, वो तो उसके परों से. तो वो क्या होता है कि एनिमल्स जो है ना, उनके बेसिकली वो कैरियर्स होते हैं, वो कैरी कर रहे होते हैं. और देखो, कुछ भी हो, जानवर उस तरह का आप हाइजीन, अब मैं मुझे नहीं पता, किसी ने कुत्ता पाला है घर में? कोई है? बड़े शरीफ हो तुम लोग यार. किसी का भी नहीं है घर में कुत्ता, या बता नहीं रहे हो? अच्छा, यूजुअली आजकल बहुत कल्चर हो गया है डॉग्स को वो करने का. मुझे पता है रिलीजियस उससे ये सही नहीं है, और वो खैर एक अदर डिबेट है, वो अपनी जगह. मगर मसला क्या है कि लोगों ने एनिमल्स को घरों में रखा हुआ है. अच्छा, यूजुअली सीरियस बताऊं मैं आपको, हमारे पास ना इकानोकोकस ग्रैनुलोसिस जो एक डिजीज है, जो डॉग से होती है, स्प्रेड होती है. लोगों ने कुत्तों को अपने बिस्तरों पे सुला रहे हैं. और ऐसा नहीं है, ये बेसिकली पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में होता था, बट अब फॉर एनी रीजन, मेरी रिहाइश डिफेंस में है, आप मार्च जाएं 5-6 बजे, आपको लोगों से ज्यादा लोगों के कुत्ते दिखाई देंगे. और इतने प्यारे, कोई ब्राउन, कोई ब्लू, कोई येलो, उसका ऐसा प्रोटोकॉल होगा, एक गार्ड उस कुत्ते के साथ होगा. ये एक्चुअली है, मसला है. अच्छा, मसला क्या है कि आप एनिमल को कितना भी साफ सुथरा कर लो, क्या वो हाइजीन मेंटेन कर सकता है जो हम कर सकते हैं? नहीं कर सकता. आजकल कैट्स के लिए, भाई कैट है वो तो ट्रेंड है, भाई वो तो पॉटी ट्रेंड है, वो तो बहुत ही ज्यादा हमारी घर की पाली हुई है. फिर उसकी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं हमारे पास. तो बल्कि अभी रिसेंटली हमें एक एनिमल हॉस्पिटल से मैम रिक्वेस्ट आई
कि आप हमारे सैंपल प्रोसेस कर ले, उनका इतना लोड है कि लोग अपने कैट्स की प्रॉपर वर्कअप करवाते हैं, फॉलोअप के, उसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई जो घरों में लोगों ने पाली हुई। तो ये कल्चर है, अब है, थोड़ा सा बढ़ गया है, मगर इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स कीप इन माइंड दैट एनिमल इज ऑलवेज एनिमल। आप उसको रिप्लेस, आप उसका हाइजीन, उसकी चीजें, वो सब रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, कमिंग टू द जूनोटिक डिजीजेस, डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। सबसे पहले ब्रूसिलोसिस, जो कि रॉ मिल्क और मीट से जाता है। अच्छा, ब्रूसिलोसिस जो है ना, बेसिकली जो दूध, खुला दूध, कितने लोग पीते हैं खुला दूध? हाँ मैम, मुझे लग रहा है ये लोग बता नहीं रहे ये सारे, इसका मतलब कि सारों ही घर में कुत्ते हैं और सारे ही खुला दूध पीते हैं तो खुला दूध जो अवेलेबल है, उसके बीच बैक साइड ऑफ स्टोरी, कई दफा आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के इश्तेहार वगैरह, और लोगों ने ऐसी मार्केटिंग की कि खुला दूध सही नहीं है। टेट्रा पैक का जिस जमाने में हुआ, मैं ये नहीं कह रही कि टेट्रा पैक बहुत अच्छा है, ओके, बट मसला क्या हुआ? मसला हुआ सिर्फ और सिर्फ बिकॉज के बैक्टीरिया उसके अंदर, वो हमारे यहाँ हैंडलिंग देखी कैसे होती है। दूध वाला जब तक पानी ना मिला ले, उसे दूध बेचना नहीं है। फिर उसके, कभी आप सीरियसली, जो हैंडलर्स होते हैं, फूड हैंडलर्स, सब्जी वाला हो गया, दूध वाला हो गया, जो गोश्त बेच रहा है, आप उनकी हाइजीन देखें, एक दफा जाके मैं कहती हूँ उनकी हाइजीन देखें आप। मतलब लिटरली मैं कहती हूँ, वो खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हब बने हो, और वो उसको हैंडल कर रहे हैं, और हम लेकर आ रहे हैं घर पे। तो ब्रूसिलोसिस जो है ना, बेसिकली रॉ मिल्क और मीट से होता है, हमारे यहाँ मिल्क से ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड मिल्क बॉर्न पैथोजन। वो डिजीजेस जो मिल्क से फैलती हैं। फिर एंथ्रेक्स है कंटामिनेटेड हाइड्स, जो वूल्स वगैरह कैरी करते हैं ना, शीप्स का, जिससे जो वूल बनता है। अब जो भेड़ की जो खाल होती है, उससे हम बनाते हैं ऊन। उस ऊन में अगर ये बैक्टीरिया स्पेसिफिकली आके हमें एक्वायर हो जाए, तो वो कंटामिनेटेड, या ज्यादातर जो लोग वूल फैक्ट्री में काम करते हैं वो इसको एक्वायर कर सकते हैं। फिर क्यू फीवर है, एक्सपोजर टू द बर्डिंग फ्लूइड्स, सैल्मोनेलोसिस, ई कोलाई। अच्छा, ये जो सैल्मोनेला ई कोलाई है ना, ये तो आप समझे हर वक्त हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। अभी मेरी टेक्नोलॉजी मेरे साथ बैठी हुई है, आप पूछ सकते हैं, हम लोग दिन में मसाले चार पांच सैल्मोनेला डेली के रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा कोई बहुत बड़ा सेटअप हॉस्पिटल भी नहीं है। बिकॉज क्यों? सैल्मोनेला जो टाइफाइड है, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है पॉजिटिव, वो कैसे स्प्रेड हो रहा है? वो स्प्रेड हो रहा है बाय जो ठेले के शरबत है, जो पानी छिड़क रहे होते हैं ना सब्जियों के ऊपर, देखा है आपने? और हम लाके ना बड़े मजे से वही सलाद बिना धोए पानी से धो लेते हैं। बेचारे जिस पानी से धो रहे हैं उसमें भी साल्मोनेला है, सब्जी पे तो पहले ही लगा हुआ है वो साल्मोनेला। ए ने साल्मोनेला बी से कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, अरे मैं तो यही मौजूद था पहले से। ये हालात है, वो दो साल्मोनेला, एक के बजाय दो साल्मोनेला हम कंज्यूम कर लेंगे, डिफरेंट। और हालात इस वक्त ये हो चुके हैं कि बच्चों में ये इन्फेक्शन इतना जानलेवा है कि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। क्यों? अब मसला पता है क्या है? मैंने आप लोगों को तीन चीजें बताई थी शुरू में, एक बताया था रिस्क, एक बताया था प्रिवेंशन, एक बताया था मैनेजमेंट। हमें काम किस पे करना चाहिए? प्रिवेंशन पे। हम काम किस पे कर रहे हैं? मैनेजमेंट पे। हम क्या कर रहे हैं? ओहो, इसको बुखार हो गया, फौरन दवा, इंजेक्शन, ये वो, सारा जो कॉस्ट है ना, वो कहाँ जाता है? मैनेजमेंट पे। कोई इस पे कवर्टिंग नहीं करता कि इसको ये क्यों हुआ और ये कैसे नहीं। एक को घर में होगा, चार को इन्फेक्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो चारों एक दूसरे को भी एक दूसरे से प्रिवेंट कर। ठीक है। नाउ, वाई अफगानिस्तान इज वरीड अबाउट द मीठी फीस्ट ऑफ ईद उल अजहा, ये एक आर्टिकल था सितंबर 11 2016 में, ये पब्लिश हुआ था। तुम लोग चेक करना, बड़ा अच्छा आर्टिकल था। उसके अंदर उन्होंने बताया कि अफगान बॉय कैरीज अ शीप ऑन हिज शोल्डर एट अ लाइव स्टॉक मार्केट ऑन सितंबर 22 2015, जस्ट अहेड ऑफ ईद उल अजहा फेस्टिवल इन काबुल। व्हाट हैपेंस कि इसके बाद कोई आउटब्रेक होगी। अब तुम लोग मुझे खुद बताओ इस पिक्चर को देख के, क्या ये सही है? सही है? और बड़े मजे से वो उससे पिक्चर भी खिंचवाई है, देखो जरा, शीप के साथ कैमरा में पोज भी दे रहा है, और शीप पूरी अपनी, तो मतलब वो कितना ट्रेंड है। उस बॉय की एज देखो, क्या इस बॉय को कुछ प्रिवेंशन का पता होगा? एंड क्या उसको पता होगा कि इस शीप को कैरी करने से उसे क्या इन्फेक्शन कॉज हो सकता है? उसको कुछ नहीं पता होगा। और ये अभी भी बहुत, ये ऑल्दो 2016 का आर्टिकल है, नाउ इट्स 10 इयर्स, लेकिन अभी भी यही प्रैक्टिस है, कोई खास फर्क नहीं आया। ठीक। नाउ, ब्रूसिलोसिस, एंथ्रेक्स एंड साल्मोनेलोसिस। सबसे पहले ब्रूसिला की बात करेंगे। ये कॉज होता है ब्रूसिला, ब्रूसिला एबॉर्टिस और माइलेटेंसिस, दो बैक्टीरिया होते हैं। ब्रूसिला बैक्टीरिया आप कह सकते हैं। कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड, ऑर्गन्स और अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, मुझे कोई बात बताएगा कि ऑर्गेन फूड कौन कौन खाता है? अब ये मत कहना कि वो भी नहीं खाते हो। ऑर्गेन फूड, पता है ना ऑर्गेन फूड क्या होता है? क्या होता है ऑर्गेन फूड?
उन दो को तो पता है जो खा रहे हैं, बाकियों को पता हो, ये तो पता होगा ऑर्गेन फूड क्या होता है। अभी आएगी बकरी, ऑर्गेन सबसे कॉमन ऑर्गेन फूड जिसके बगैर ना समझो बकरी की सुबह ही नहीं होती, वो कौन सा होता है? लिवर, कलेजी, जो उर्दू में बोलो ना, कलेजी, कलेजी नहीं खाते सारे रोस्ट करके टिक्के बना के, ये ऑर्गेन फूड। ठीक है, और ऑर्गेन फूड कौन सा होता है? मगज, नली निहारी, सबके नाम सबके पता है तुम लोगों को, ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ नहीं खाया है कभी है। हाँ, तो अब मसला पता है क्या है कि देखो, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड ऑर्गेन्स, अब ये ऑर्गेन्स जो है जब कुक हो रहे हैं तो इनको कोई प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है ना ये। अब प्रोसेसिंग के टाइम पे ये अनकुक्ड, कौन को ये इसको कौन हैंडल कर रहा है? आप लोग बताओ, सबसे पहले से कौन हैंडल कर रहा है? बुचर हैंडल कर रहा है जो मीट प्रोसेसिंग कर रहा है। उसके बाद जहां ये प्रिजर्व हो रहा है, चाहे फॉर एग्जाम्पल वहां, या चलो अगर बकरी का टाइम है और आपके पास डायरेक्ट आ रहा है तो कुक हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो आपने अगर वो इन्फेक्टेड है और आपने उसको ड्यूरिंग हैंडलिंग एक्वायर कर लिया, उसको सही वॉश नहीं किया। अरे हमारे यहाँ लोगों का अक्सर कहना ये है कि अरे मैडम ये तो रहने दे बातें, हमारा तो इतनी हमारे तो सालों में बुनाई होती है कि बैक्टीरिया बेचारा मर के भी जो है ना उसके 2 जन्म आ जाते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली हैंडलिंग प्रोसीजर्स के दौरान भी आप इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि आप खा के इन्फेक्शन एक्वायर करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि वो चीज खाएंगे तो इन्फेक्शन एक्वायर होगा, ऐसा नहीं। और तुम लोग ये सोचो कि हैंडल करने के लिए कितने लोग होते हैं? बुचर होता है, ठीक है, अभी बकरी रहेगी, सारे लड़के बुचर बने हुए होंगे, सारे पूरे कसाई बने होंगे, बड़ी बड़ी छुरियां पकड़ी होंगी, तो ये सारे भी एट रिस्क हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो गोश्त आएगा कब घर में, अम्मी कहेंगी इधर रख दो, मैं इसके पैकेट बना रही हूँ, कर रही हूँ, मिस हैंडलिंग हो रहा होगा, थोड़ी देर और बाहर रहेगा, जो बैक्टीरिया उसमें 2 होंगे वो थोड़ी देर में ही 20 हो जाएंगे। गर्मी का हाल देखा है आपने, ऑब्वियसली बैक्टीरिया का बड़ा इस वक्त एनवायरमेंट बड़ा फेवरेबल एनवायरमेंट। देन क्या होगा, कहाँ जाएगा? किचन में। अगर फ्रीजर में नहीं जाएगा तो किचन में जाएगा। किचन में जाएगा फिर क्या होगा? जो भी उसको हैंडल करेगा, वॉश करेगा, जिस तरह भी उसको कैरी करेगा, वो भी एट रिस्क ऑफ एक्वायरिंग इन्फेक्शन हो जाए। फीवर, जॉइंट पेन, स्वेटिंग, फटीग, these are the symptoms. Risk during eat. Handling of livestock without protective gear, improper disposal of infected parts. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, वो ये कि हम जो हैंडलिंग कर रहे हैं ना, हम उस हैंडलिंग के दौरान क्या करें। एक तो ये कि प्रॉपरली अपनी नाइफ्स, अपने जो इक्विपमेंट्स जिनसे आप उसको ज़िबा करेंगे या आप उसको मीट को हैंडल करेंगे, ग्लव्स तो यार पहन ही सकता है बंदा, इतना मसला नहीं है, ग्लव्स पहन लो, ठीक है। अब ग्लव्स पहन के मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है, मुझे लग रहा है इस बार आएगी फोटो सोशल मीडिया में, ग्लव्स पहन के वो बकरा गिराते हुए फोटोज, वो मास्क पहन के तो यूजुअली आइडियली होना यही चाहिए, क्योंकि देखो यू आर हैंडलिंग विद द, आप एनिमल प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज क्या कि उन्होंने कहा इसमें कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्टेड पार्ट्स। कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर था कि कोई काऊ थी, वो ज़िबा हुई, उसमें जो है ना उसको जो माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो कि एक टीबी का, काऊ की टीबी का ऑर्गेनिज्म होता है, वो उसके बाकायदा प्रॉपर लीजन्स बने हुए थे उसकी मीट पे। तो लोगों ने किसी सोशल मीडिया में पिक्चर डाली हुई थी कि इसको खा लें, इसको काट के खा लें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि काऊ को क्या इन्फेक्शन है। हमारे यहाँ तो मसला ये है ना कि जानवर कहाँ से आ रहा है, किस तरह पल रहा है, उसकी कोई, हमारे यहाँ वो एक एनिमल का जो बेसिक हॉस्पिटल्स और वो वाला तो सिस्टम ही नहीं है, वैक्सीनेशन और बीमारी उसको डिटेक्ट करना टाइमली, तो ये इश्यूज हैं। तो लोगों को भी आगाही नहीं है कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है यार, ये तो इसको बस काटो, समझ रहे हैं जैसे चर्बी जैसे निकालते हैं ना, उस तरह से निकाल के कंज्यूम कर लो, जबकि प्रॉपर वो लीजन बने हुए थे, फ्लूइड फिल्ड लीजन्स थे जो कि सजेस्टिव थे कि ये टीबी के लीजन्स हैं। अच्छा, एंथ्रेक्स कॉज बैसिलस एंथ्रेक्स स्पोर्स फ्रॉम द कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल स्किन, ब्लड में। ये एंथ्रेक्स तो बहुत ही खतरनाक है, इसके तो स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इस बैक्टीरिया की एक ऐसी फॉर्म होती है जो छोटे छोटे जर्रात की फॉर्म में चीजों पे जाके चिपक जाती है, और आप उसको जैसे ही इनहेल करोगे या स्किन पे एक्वायर करोगे तो आपको इन्फेक्शन कॉज करा देगी। और ये स्पोर्स कहाँ पे होते हैं? उसकी कह लो कि शीप का जैसे वो है, बॉडी है, ठीक है, उसकी वूल है जहाँ बना रहे हैं, तो यानी कि आप जब भी उसकी स्किन या उसके किसी इस तरह के कोई काम करोगे एनिमल के साथ, तो वो जो स्पोर्स होंगे, अच्छा स्पोर्स का मतलब ये है कि ये आसानी से डिकंटामिनेट नहीं हो रहे ना, मतलब वो तो बाहिर तो लग रहा है कि वो जरात है मिट्टी के, लेकिन क्या होगा जब उन्हें एक्वायर करोगे तो आपको डिजीज कॉज।
अच्छा, ये कुटेनियस अल्सर्स कॉज करा सकता है या जीआई कॉज करा सकता है। जीआई में हमारे पास सीवियर डायरिया वॉमिटिंग है, और इसका रिस्क ड्यूरिंग ईद क्या होता है कि स्लॉटरिंग द सिक एनिमल्स और स्किनिंग कंटामिनेटेड कार्कसेस, यानी कि जो स्किन्स होती है, अब तुमने खालों के साथ देखा है किस तरह से हम डील कर रहे होते हैं, इसको खाल दे दी, उसको खाल दे दी वो, और इवन जो एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, देखो बहुत सारे एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जो हम डिस्कार्ड करते हैं ना ड्यूरिंग ईद उल अजहा, तो इवन इफ दे आर कंटामिनेटेड, तो आप भी हैंडल करते हुए कंटामिनेट हो जाओगे। साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेला बैक्टीरिया कंज्यूमिंग अंडरकुक्ड मीट और क्रॉस कंटामिनेटेड फूड, ये मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया, मीट से भी जा सकता है, पानी से भी जा सकता है, रॉ वेजिटेबल से भी जा सकता है। मैंने एक आर्टिकल अभी रिसेंटली पढ़ा है, उसमें इन्होंने बताया कि जो साल्मोनेला इन्फेक्शन है ड्यूरिंग ईद, वो ज्यादा सब्जियों से फैलता है। क्यों? क्योंकि देखो कि कितना सब्जियों का इस्तेमाल होता है बकरीद में ना, आप सैलेड भी कंज्यूम कर रहे होते हो, टमाटर तो ऐसे डाल रहे होते हैं, वो बिल्कुल अभी सोने के भाव बिकना शुरू हो जाएंगे टमाटर थोड़े दिनों में, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें, तो उससे क्या होगा कि वो जो सब्जी वाला जो सब्जी बेच रहा है वो भी उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो वही पानी साल्मोनेला वाला उसको छिड़क छिड़क के आपको दे देगा, और आप भी जल्दी में शायद बिना धोए उसको कंज्यूम भी कर लो या शायद सैलेड बना दो, ठीक है। सिम्टम्स वही डायरिया, abdominal पेन, फीवर, वॉमिटिंग, और रॉ मीट कॉन्टेक्ट, पुअर हाइजीन इन किचन्स और ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने खास तौर पे डाला है कि जब हाइजीन किचन में आप मेंटेन नहीं करोगे, कचरा वहीं पड़ा हुआ है, मैं तो ये कहती हूँ किचन के अंदर डस्टबिन मत रखो, डस्टबिन बाहर रखो। आप डस्टबिन जब भी कहीं रखो, वो हब होता है बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन का, और ड्यूरिंग बकरीद क्या होता है कि क्योंकि गोश्त आ रहा होता है, काम होता है, अम्मा का वैसे दिमाग गर्म हुआ हुआ होता है इधर चीजें पड़ी है उधर पड़ी है, वो कह रहे हैं उधर भागो इधर भागो, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि आपसे चीजें मिस हो रही होती हैं, वॉश भी सही से नहीं हो रहे होते, यूटेंसिल्स अक्सर हो रहा होता है, सबके साथ होता है। तो आप उस टाइम क्या करो कि कोशिश ये करो कि मिनिमाइज करो ट्रैफिक, बहुत ज्यादा आना जाना चीजों का, और एट अ टाइम एक ही काम परफॉर्म करो, और कोशिश करो कि हाइजीन रखना, ठीक। E. coli infections, especially O157H7, Q fever and Campylobacteriosis। अच्छा, E. coli infection, E. coli infection खास तौर पे जो O157H7 है ना, ये बेसिकली सबसे पहले हैमबर्गर कंज्यूम करने से इसकी आउटब्रेक हुई थी। हैमबर्गर जो खाया जाता है, और वो ज्यादा आई थिंक अंडर कुक्ड मीट से होता है। अच्छा, हमारे अंडर कुक्ड वाला मसला एज कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड कम है, बट कुछ डिशेज हैं जिसके अंदर अंडर कुक्ड थोड़ा रहता है, जैसे हंटर बीफ, ठीक है। जो स्लो कुक कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक, वो बैक्टीरिया प्रॉपरली उस पर किल नहीं होता, बिकॉज के बैक्टीरिया को किल होने के लिए क्या करना है, एक लिमिट ऑफ, एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको देना है, वो अचीव नहीं होता। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो अधमरी हालत में बेचारा होता है अंदर, और जैसे ही आप उसे कंज्यूम करते हैं आपकी बॉडी में जाके वो एक्टिविटी करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन अंडर कुक बीफ, अनक्लीन हैंड्स, कंटामिनेटेड सरफेसेस, सिम्टम्स ब्लडी डायरिया होता है इसमें, और हीमोलाइटिक यूरीमिया सिंड्रोम होता है। और इसमें क्या होगा कि कंज्यूमिंग इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट और रॉ लिवर से, लिवर जो कलेजी कंज्यूम करते हैं उससे, ये बहुत कॉमन और पैथोजन है। देन क्यू फीवर इज द कॉक्सिला बर्निडी ट्रांसमिशन, ये सबसे कम है पाकिस्तान में। इनहेलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम एनिमल बर्थ प्रोडक्ट्स, प्लासेंटा एंड फ्लूइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, ड्यूरिंग ईद उल अजहा हम लोग बहुत सारी फ्लूइड्स, एनिमल फ्लूइड से इन कांटेक्ट आते हैं जो यूजुअली हम नहीं आते, ठीक है, क्योंकि हम जिबा करते हैं ना जानवर, तो एट द डेट टाइम अगर वो इन्फेक्टेड है एनिमल, तो आप भी एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होंगे। अच्छा, एक तो रीजन ये है कि आप एनिमल को प्रिवेंट करो। सबसे अच्छा तो यही है ना कि भाई आपके एनिमल को कोई बीमारी ना हो। मैं कहती हूँ हमारा, हमें अपने लोगों का नहीं पता तो हम एनिमल्स के ऊपर बहुत बहुत डिफिकल्ट है। जैसे अब रेबीज के बारे में मैं पढ़ रही थी कि आप डॉग्स को वैक्सीनेट करो, आप कर सकते हो डॉग्स को वैक्सीनेट, बताओ पॉसिबल है? तो गली में तो पता नहीं होता कितने कुत्ते घूम रहे हैं ना, यहाँ कोई मतलब, यहाँ हमारा वो सिस्टम उस तरह नहीं है जैसे होना चाहिए। तो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, प्रिवेंट। हमारा मेन फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन पे, असेसिंग रिस्क, प्रिवेंशन एंड देन मैनेज। बट मैनेजमेंट में कोशिश करो मान मत जाओ, प्रिवेंट करो। कैंपाइलोबैक्टर बैक्टीरिया जो है ना, नॉर्मली बारबेक्यू खाने से होता है। तो मैं पता है, अगर बारबेक्यू कंज्यूम करके आए हो कहीं पे और फिर वहां से वापस आके, अगर बल्कि इवन हम लोगों का, मुझे याद है हम लोगों का जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम हुआ था, उसमें बारबेक्यू टुनाइट गलती से प्रिंट हो गया था, किसी ने क्वेश्चन बनाया होगा और बारबेक्यू टुनाइट हो गया होगा, तो यूजुअली जो अनकुक चिकन होती है ना, उससे ये बैक्टीरिया बहुत स्प्रेड होता है। बट ऐसा नहीं है कि रेड मीट में ही नहीं होता, रेड मीट में भी होता है, लेकिन ज्यादा बैक्टीरिया ये अनकुक चिकन, या वो जो नहीं होती जो आपने रोस्ट किए होते हैं टिक्के,
आप कभी उसे खा के देखो, अंदर से कभी कभी उसमें कच्चापन होता है, क्योंकि आपने उसको रोस्ट किया हुआ होता है कोल पे, तो उससे ये बैक्टीरिया बहुत कंज्यूम होता है, और ये कॉमन है, ये अच्छा खासा कॉमन है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके भी सिम्टम डायरिया, फीवर, नोजिया, क्रैम्प। अच्छा मजे की बात देखो, सबके सिम्टम ज्यादातर डायरिया, फीवर, नोजिया, क्रैम्प से, तो पता भी नहीं चलेगा ईद के बाद कि इसमें से कौन सा वाला है। समझ पे आ रही है बात? तो दिस इज द मेन थिंग। एंड हैंडलिंग रॉ मीट विदाउट क्लीनिंग हैंड्स और सरफेस। Now, why GI infection risk increases during it? चलो अब इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओ। Why GI infections increases during it? क्या कॉजेज हो सकते हैं? मैंने तुम लोगों को GI इन्फेक्शन बता दिए, लेकिन ये ईद के दौरान इनके स्पेसिफिकली एक सर्ज होता है, वो क्यों होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। डायरेक्ट कांटेक्ट, वेरी गुड, नंबर 1। और प्रिवेंशन नहीं होती है हमारे पास, मतलब वही हम लापरवाह हुए होते हैं, ठीक है। और कौन पीछे से कुछ कह रहा था? हाँ हाँ, क्या करते हैं हम यूटिलाइज? हाँ, अब ये बात इसे बिल्कुल सही कही। देखो अंडर कुक्ड मीट हम नॉर्मली यूटिलाइज नहीं करते, बट तुम लोग कभी एक बात नोट करो कि ड्यूरिंग द सीजन ऑफ बकरा ईद हम ऐसी डिशेस भी कंज्यूम करते हैं जो नहीं हम करते नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेन्स, बहुत सारे लोग ऑर्गेन फूड इतना नहीं खाते होंगे नॉर्मल, लेकिन उस वक्त तक कलेजी खा रहे होंगे, ठीक है। रॉ मीट करते हैं, अंडर कुक मीट करते हैं, और हाँ वो तो करते हैं, लेकिन बारबेक्यू इज नॉट द राइट मेथड फॉर कुकिंग। आपको पता है, एक तो उसमें कोल इन्फ्यूज हो जाता है जो कि प्री कैंसरस होता है। सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, वो हमारा वही अम्मा की भुनाई वाला है, सीरियसली। मगर इशू इज नॉट दैट कि आपका मीट कुक है कि नहीं, मसला ये है कि चीज बहुत ज्यादा कुक करनी है, हासिल है, जल्दी है, सबको जल्दी होती है, सबको जल्दी होती है, तो उस जल्दी के अंदर क्या होता है कि कोई स्टेप मिस हो जाता है। और बताओ, और भी है एक बहुत कॉमन कॉज है जो लोग तुम लोग बता नहीं रहे हो। क्या, कौन बोलेगी? ज्यादा खाना, एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इन्फेक्शन अगर दो बैक्टीरिया है, वो बेचारे दो ही हैं, तुमने दो निवाले खाए, आधा भी नहीं किया, मगर क्या हुआ कि भाई दो के बजाय 20 बैक्टीरिया खा लोगे, ओवर ईटिंग। और मैं एक बहुत बात बताऊं मजे की, जो जितने भी जीआई इन्फेक्शन हमें होते हैं और सिम्टम्स होती है ना, वो मेजोरिटी ओवर ईटिंग की वजह से होती है। और ओवर ईटिंग भी कैसी ओवर ईटिंग? दिन में कौन कह रहा था ज्यादा खाने? दिन में बिरयानी, शाम में नमकीन कुछ, रात में मतलब बस नहीं होता कि वो चाय की में भी ना बोटी डाल के तुम लोग पी लो। लिटरली देखो, एक एक बॉडी कंजम्पशन की, एक सीरियसली प्रोटीन कंजम्पशन की एक लिमिट है ना। मगर क्या होता है कि एक तो वो सीजन होता है, चीजें बन रही होती हैं, कोई थोड़ी ऑब्लिगेशन भी होती है, कुछ थोड़ा शौक भी होता है, कुछ क्रेविंग भी होती है, सारे फैक्टर्स होते हैं, बट द मेन थिंग इज ओवर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दिस शुड नॉट बी मिस्ड। तो कीप इन माइंड, प्रिवेंशन में सबसे पहले ओवर ईटिंग पे कंट्रोल करना। बैक्टीरिया अगर इन्फेक्टेड होगा भी तो उसमें इतना अमाउंट नहीं जाएगा इफ यू डोंट कंज्यूम दैट मच अमाउंट ऑफ। क्लोज कॉन्टेक्ट विद एनिमल्स, as she told, handling animals during sacrifice increases the exposure to pathogen. Then slaughtering processes, this is very important. कसाई किस तरह से स्लॉटर कर रहा होता है, मुझे सच सच बताओ कि क्या उसकी सारे प्रोसीजर सही होते हैं? कितनी दफा ऐसा होता है कि वो गोश्त जो बना के दे रहे होते हैं ना, पता होता है कि मतलब क्या उसके हालात होते हैं कि बिल्कुल मतलब बहुत ही बुरे हालात होते हैं, नहीं? क्या कह रहे हो? तो फिर सही है, सॉर्टिंग प्रोसेस फिर तुम्हारा ओमिट हो गया। ब्लड फ्लूइड्स एंड टिश्यूज कैन कंटामिनेटेड हैंड्स एंड फेसेस। इम्प्रॉपर हाइजीन, सही कह रही हूँ, प्रॉपर हाइजीन। मैं तुम सबको सजेस्ट करूंगी, जहां भी स्लॉटरिंग हो, कोशिश करो कि जो हमारा हाउस होल्ड ब्लीच होता है ना, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी जो सिंपल हाउस होल्ड ब्लीच की बॉटल आती है, उसको तकरीबन 10 to 15 मिनट वहां डाल के और फिर उसको वॉश कराना, फौरन वॉश नहीं कराना। अम्माओं का मसला ये होता है, सर्फ डाल दो, ये डाल दो, वो वॉशिंग हो रही है, डिसइंफेक्ट नहीं हो रहा। तो डिसइंफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो हमारा ब्लड है या एनिमल का ब्लड है, उसकी जो फिजियोलॉजी पैथो वो है, वो प्रोमोट करती है टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ब्लड एगार से बनाते हैं ना, ब्लड एगार पे करते हैं, कैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है? तो जब तुम सरफेस पे ब्लड छोड़ दोगे, तो तुम क्या समझ रहे हो कि वहां क्या बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे? पूरी फैमिली आगे बैठ जाएगी वहां। समझ रहे हो ना? इम्प्रॉपर हाइजीन, लैक ऑफ हैंड वॉशिंग आफ्टर हैंडलिंग एनिमल, उफ अल्लाह।
मुझे तो लगता है वो कसाई जो सुबह निकलता है उसने हाथ तो पता नहीं रात ही में जाके धोने होते होंगे, और कपड़ों पे तो उससे तो कॉस्ट्यूम जैसे वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आया वो, मतलब यार बंदा कुछ वियर भी कर सकता है, लेकिन उसने जब तक उसके इधर उधर वो उस पे जैसे कह रहे हैं ना, उसको वो समझता है कि यार ये तो मतलब मेरा आज तो मेरा ये वो है ड्रेस है। और तुम सब भी जो अपने अपने जानवर खुद सेवा करते हो, तो प्रॉपर हाइजीन फॉलो करो, हैंड वॉशिंग है, ठीक है, इन सब चीजों का ख्याल। कंजम्पशन ऑफ अंडर कुक मीट, ये मैंने बिल्कुल उन्हें बताया, तुम लोगों ने बता दिया था। ईटिंग मीट दैट इज नॉट thoroughly cooked allows survival of pathogens. Now, sharing food without washing hands can spread germs. Food handling and hygiene, cross contamination between raw and cooked foods. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा, खाना बन रहा है, अंडर कुक्ड, आधा आधा कुक हो रहा है, आपने वो सालन निकाला, वहीं पे गोश्त रखा, बिल्कुल एडवाइजेबल, बिल्कुल एडवाइजेबल। देखो तुमने सिंपली बात है, एक चमचा भी आपने उसमें लगा दिया ना, तो आपने अगर कुक्ड मीट की में अंडर कुक्ड मीट के बैक्टीरिया डाल दिए तो दोबारा कुक थोड़ी करोगे, आपने डाल दिए ना। और अक्सर हम लोगों ने नोट किया कि खाने जल्दी खराब भी हो जाते हैं बकरे की, क्यों? क्योंकि आपने हैंडलिंग के दौरान कोई क्रॉस कंटामिनेशन, दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंटामिनेशन, ठीक है। देन कंजम्पशन ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिव फूड, जो मैंने कहा बेसिकली इसका मतलब ओवर ईटिंग ही है, लेकिन ओवर ईटिंग कहना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने खानों की तस्वीरें डाल दी। एंड वाटर सेफ्टी, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानी का मसला किस किस के घर पे, अब ये मत कहना पानी का मसला नहीं है, तुम लोगों के पास फुल टाइम पानी आता है, सच सच बताना, पानी का मसला सबके पास है। और बकरीद में ये चीज, क्योंकि हमारा इशू जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा मास बेसिस पे है, तो बकरीद में क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा होगी तो पानी का मसला एग्जर्जेट कर जाएगा। टैंकर्स जो लोग डलवाते हैं उनको टैंकर्स का इशू आएगा, टैंकर का पानी गंदा आएगा, लाइन में भी पानी साफ नहीं आएगा, तो यानी कि वाटर क्वालिटी भी पुअर हो गई है और वाटर शॉर्टेज भी हो गई है। दोनों चीजें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स इन्फेक्शन, बिकॉज की वाटर मेन चीज है जिससे हम उसको प्रॉपरली साफ करेंगे। ये रहा बकरा, इसको ऐसे पकड़ के कौन कौन लेके जा रहा होता है। हाँ, नाखून देखे तुमने उसके, मैंने नाखून की वजह से पिक्चर डाल दी, बकरे को मत देखो, उसके नाखून देखो, इसी नाखूनों से ना तुम्हें बड़ा ताजा ताजा गोश्त बना के देगा। और इसमें जो मैंने पैथोजेनिस नहीं लिखे हैं ना, वो भी आ जाएंगे। तो लुक एट द हैंड्स, अब सबके हाथ देखना, जो जिन जिन से तुम लोग की, तुम सारों ने हाथ पिक्चर खींच लेना हाथ, सीरियस बता रही। नाउ क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, अब हमने बातें कर ली जो जीआई इन्फेक्शन थे, बट ये एक इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है जिसके ऊपर मैं कहती हूँ नजर सानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आवर करेंट सिचुएशन। दिस इज अ हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर्स क्या होते हैं? हेमरेजिक फीवर से क्या मतलब है? व्हाट इज हेमरेज? ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ऑरिफिस, ओके। नाउ हेमरेजिक फीवर, फीवर का क्या मतलब है? हेमरेजिक फीवर, बुखार, ठीक है। कोई हेमरेजिक फीवर बताओ मुझे क्रीमियन के अलावा, कॉमन। डेंगी, वेरी गुड। और जीका, चिकनगुनिया, दीज आर ऑल हेमरेजिक फीवर, इन सब में टेंडेंसी होती है ब्लीड करने की, ठीक है। कोई भी ऐसा फीवर जिसमें आपकी बॉडी में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड हेमरेजिक फीवर। अच्छा, अब इशू क्या है कि क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर जो है ना, इट इज अ वायरल हेमरेजिक फीवर यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय टिक्स। ये तुम लोग ये देख रहे हो टिक, इसकी इसका साइज तुम्हें कितना बड़ा लग रहा है? तो जो जू होती है ना सर की, उससे भी छोटा या ऑलमोस्ट, चलो उतना। किसी ने देखी है रियल लाइफ में? जानवरों के बालों में, ये जानवरों के बालों की जू है, आम जबान में बताऊं ना तो उनके बालों में मौजूद है। अब क्या हुआ, आप, मैं सीरियसली मैं खुद अपने बच्चों को भी मना करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, बच्चे हाथ लगा रहे हैं, यूं चिपटा रहे हैं, कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आके हाथ नहीं धो रहे। व्हाट हैपेंस कि देखो, एनिमल आइडियली तो एनिमल पे ये टिक होनी चाहिए, गलती आपकी नहीं है, गलती किसकी है? जो एनिमल जहां से आए। बट तुम्हें पता है हमारे यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। ये टिक उसके हेयर्स में मौजूद है। शीप के क्योंकि बहुत ज्यादा हेयरी होती है, जो हेयरी एनिमल्स हैं, जो थोड़े कम हेयरी वाले हैं, लेकिन टिक किसी पे भी हो सकती है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये तुम्हारी बॉडी पे फॉर एग्जांपल चिपक गई, क्या करेगी ये क्या करेगी, जैसे जू होती है ना उस तरह से ये काटेगी, और ये वहां जाके ना कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी, लेकिन लोकलाइज ही रहेगी। थोड़ी टाइम बाद आपको एक लीजन होगा जिसमें आपको दर्द होगा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि लिटरली जैसे आप फॉर्सेप से कुछ चीज अंदर से निकाल रहे होते हो ना, फॉर्सेप से मैं कैसे बताऊं आपको,
क्या चीज हम जो लोकली फॉर्सेप्स से हम रिमूव करते हैं, जैसे बच्चों ईएनटी सर्जन कान में कोई चीज चले जाए छोटे बच्चे की तो फॉर्सेप्स से निकालते हैं बहुत गौर से देख के। या जैसे कि सेफ्टी पिन हम बचपन में अब थोड़ा थोड़ा हाथ में कभी डाल लिया करते थे और फिर उसको निकालते थे, इस तरह से ये सुपरफिशियली इम्बेड हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो फॉर्सेप्स से इसको निकाल देते हैं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हो। कहानी क्या मसला है, ये जो टिक है ये क्या कैरी करती है, वायरस। कौन सा वायरस, प्रीमियम कॉन्गो हेमरेजिक फीवर वायरस। और ये वायरस क्या करता है बॉडी में, हेमरेजिक फीवर कॉज कराता है। तो आइडियली ये टिक कौन हुई है, मैसेंजर है जो एनिमल से उस वायरस को आपकी बॉडी के अंदर से लेके चली गई। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाली टिक ने किया और आपने टिक निकलवा दी, बस वहां पे थोड़ी इचिंग हुई, आपने कोई इंसेक्ट रिपेलेंट या कोई ऐसी चीज दे दी और कोई मसला बड़ा नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन आपको क्या पता कि टिक के पास वायरस था कि नहीं था, नहीं पता ना। जैसे एनोफिलिस मॉस्किटो काटता है या अपना डेंगू का एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो काटता है तो हमें नहीं पता ना कि एडर इट इज कैरिंग डेंगू वायरस और मलेरिया और नॉट। बट इसी तरह हमें टिक का भी नहीं पता। It can be contracted through contact with the dynamic animal tissues during and immediately post slaughter of animals. उसके अलावा टिक के अलावा भी ये अगर आप किसी एनिमल से इन कांटेक्ट आओ जो कि वायरल डिजीज कैरी कर रहा हो उससे भी हो सकता है। एंडेमिक इन ऑल ऑफ अफ्रीका, बैल्कन्स, मिडिल ईस्ट एंड इन एशिया। एंडेमिक का क्या मतलब होता है, व्हाट इज एंडेमिक, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट में हर वक्त पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट हो। हमारी एंडेमिक कोई डिजीज का नाम बताओ जो हमारे पास होती ही होती है सारी हाँ हाँ बताओ। और एंडेमिक बताओ डिजीज, व्हाट इज एंडेमिक, कोई एक एंडेमिक डिजीज का नाम बताओ। हम्म, कराची में, हाँ कराची के एंडेमिक डिजीज का बताओ। कराची और पंजाब साइड डिफर करती है फिर भी। वो डिजीज जो हर वक्त हमारी पॉपुलेशन में होती है, हर तो कुछ दिन बाद कोई ना कोई मरीज उसका नमूदार हो ही जाता है। डायरिया तो डिजीज नहीं है, डायरिया तो सिम्टम। डेंगी, गुड, गुड एंडेमिक है, वेरी गुड। और कराची में स्पेसिफिकली बताओ तो मच्छर से ही होती है और अब एंडेमिक हो गई है पिछले साल से। मलेरिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, चिकनगुनिया, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड इज आल्सो एंडेमिक, ठीक है। द डिजीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द क्रीमियन पेनिनसुला। इसका नाम क्रीमियन इसलिए पड़ा क्योंकि क्रीमियन रीजन में फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुए एंड इन द कॉन्गो बेसिन दिस वाई इसको क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर कहते हैं। नाउ क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर रिस्क इंक्रीजेस ड्यूरिंग ईद उल अजहा इन पाकिस्तान। इसकी जरा तुम लोग टिक जो है ना, ये टिक कहलाती है, इस टिक को गौर से देख लो। लास्ट सबसे पहले इंक्रीज एनिमल हैंडलिंग, देखो होता क्या है, आपने बहुत सारी गाय एक जगह रखी हुई है, बहुत सारे बकरे एक जगह रखे हुए हैं। जैसे बालों में जुएं होती है ना तो कहते हैं ना कि आप बच्चे को थोड़ा सेपरेट कर दो, बच्चों के सर में हो जाती है, इसी तरह उस एनिमल को सेपरेट कर दो। क्या तुम लोग मुझे आइडियली सोच के बताओ बिल्कुल ईमानदारी से कि क्या एनिमल सेपरेट कर सकते हो इस वक्त जो हालात, बिल्कुल नहीं। तुम उसको जाके बोलोगे इसको टिक्स हो रही है, वो नहीं करेगा, वो तुम्हें कोई बहाना कर देगा बट वो उसको वहीं रखेगा। तो क्या होगा उसका नतीजा कि वो टिक्स किसको हो जाएंगी, सारों को। और वो सारे एनिमल्स क्या होंगे, सबको बीमारी फैलाएंगे। अच्छा, क्लोज कॉन्टेक्ट विद एनिमल्स, पीपल हु हैंडल एनिमल्स, स्लॉटर देम, प्रिपेयर मीट विदाउट प्रोटेक्टिव केयर। वो लोग ज्यादा कांटेक्ट में होते हैं क्योंकि वो टिक उनकी बॉडी पे, क्योंकि अगर हाथ लगा रहे हो तो वो टिक आपकी बॉडी पे चिपक सकती है। टिक बाइट्स, द वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय हाइलोमा टिक्स व्हिच इन्फेस्ट लाइव स्टॉक। ये है, ये टिक है, हाइलोमा टिक कहलाती है ये टिक है। ये बहुत बड़ी लग रही है, यहाँ पे उसका साइज जो मैंने प्रीवियस पिक्चर में दिखाया था ना, एक्चुअल साइज वो है। Traditional slaughter practice, slaughtering often happens outside regulated abattoirs with inadequate biosafety measures। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से टिक हम एक्वायर कर लेते हैं। नाउ बैकग्राउंड, कॉजेज, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, साइंस, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर, सॉरी, साइंस एंड सिम्टम्स, हेडेक, हाई फीवर, नोजिया, हैमरेज, ये तो इसकी सिम्टम्स है। हैमरेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस हैमरेज की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये हैमरेज जैसे डेंगू वगैरह उससे ज्यादा मैसिव हो। ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट देनी है, एंटीवायरल देना है। बैकग्राउंड में तुम लोगों को बता चुकी हूँ, कॉजेज भी बता चुकी हूँ। बाकी डायग्नोसिस के लिए आप क्या करोगे, डायग्नोसिस तो देखो इसका बेसिक क्लिनिकल बेस्ड होता है। आप ब्लड वो करवा लोगे। हमारे पास क्रीमियन कोंगो हेमरेजिक के लिए कोई ऐसी अवेलेबल एंटीबॉडी या कोई टाइटर कोई चीज अवेलेबल नहीं, लेकिन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और टिक बॉडी पे मिलेगी।
ऐसे नहीं हो सकता। टिक जो होती है ना, वो ऐसे नहीं है वो चढ़ के उतर गई, वो बॉडी के अंदर होती है। कई दफा तो ऐसा होता है 2-3 दिन बाद बच्चों की बॉडी से, क्योंकि पेन होता है ना लोकली उस जगह पे जहाँ टिक लगी हुई होती है, उसको रिमूव किया जाए। तो जब टिक बॉडी पे चली गई, उसको रिमूव किया गया, तो यानी हिस्ट्री प्रॉपर हो गई। फिर अगर सिम्टम्स अपीयर होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा वायरस है, कॉन्गो हेमरेजिक। ये यूट्यूब लिंक है, इस पे थोड़ा सा हम क्रीमन कॉन्गो के बारे में वो करते हैं। Today's topic is Crimean Congo hemorrhagic fever. Crimean Congo hemorrhagic fever is a viral disease caused by a tick-borne virus, or norovirus, of the Banya family. The virus that causes Crimean Congo hemorrhagic fever is found in a wide range of wild and domestic animals, such as sheep, goats, and cattle. Many birds are resistant to the infection, except ostrich, which may be susceptible and may show a high prevalence of infection in endemic areas. Crimean Congo hemorrhagic fever is prevalent in Africa, the Balkans, the Middle East, and Asia. Iran, Russia, Turkey, and Uzbekistan documented more than 50 cases in 2013. The fatality range among those infected is between 10 and 40%. Causes: the Crimean Congo hemorrhagic virus is spread to people by tick bites or contact with livestock carrying the disease. Livestock becomes infected by the bites of infected ticks, leaving the virus in their bloodstream for about 1 week after infection. A human can get the virus when they come in contact with infected animal blood or tissues during and immediately after slaughter. Human-to-human transmission can also occur as a result of close contacts with bodily fluid, such as blood, secretion, organs of an infected person. Hospital-acquired infection may occur as a result of improper sterilization of medical equipment, contamination of medical supplies, and reuse of needles. The mode of acquisition of the virus determines the incubation period. The incubation period following infection by a tick bite is usually 1 to 3 days, with a maximum of 9 days. Following contact with infected blood or tissues, the incubation period is usually 5 to 6 days, with a maximum of 13 days. Risk factors may include: people at highest risks include farmers, animal workers, livestock workers, and slaughterhouse workers that stay in endemic areas. Individuals and travelers with contact to livestock in endemic areas may be exposed. Symptoms: sudden fever, a backache, dizziness, neck pain and stiffness, sensitivity to light, sore eyes, a headache, nausea, vomiting, diarrhea, a sore throat, abdominal pain, enlarged lymph node, fast heart rate, a rash caused by bleeding into the skin. Diagnosis and treatment. Several laboratory tests are used to make a diagnosis. They may include virus isolation by cell culture, enzyme-linked immunosorbent assay, or ELISA, real-time polymerase chain reaction, or RT-PCR, antigen detection. Treatment. Treatment includes ribavirin has been used in treating the condition. It has been used in the treatment of patients reportedly with some benefits. Thank you for watching our video. Please do not forget to like and share the video. Also, please subscribe to the channel to stay updated on our latest videos. समझ आया? एक थोड़ा सा रिव्यू हो गया है, क्योंकि अभी तो खैर कॉन्गो की कोई सच केसेस या ऐसी कोई मतलब हाई अलर्ट नहीं दिया है। लास्ट टाइम हमारी हुकूमत ने लास्ट 2 ईयर से केसेस रिपोर्ट हुए थे, अभी तक तो गॉड फॉरबिड नहीं हुए, लेकिन एक्चुअली मैं तुम बताया ना इंक्यूबेशन पीरियड देख रहे हो, तो अगर टिक एक्वायर होगी तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद फिर सिम्टम्स आते हैं। ठीक।
प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बिफोर स्लॉटर। चलो अब बताओ बिफोर स्लॉटर क्या करना चाहिए? क्या कर लें? ग्लव्स पहन लें, प्रॉपर मेथड फॉलो करें, ठीक है। परचेज एनिमल्स फ्रॉम सर्टिफाइड हेल्दी रिसोर्सेज, ये तो हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते। आइडियली तो यही है जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन मिडिल ईस्ट साइड पे भी जो कुर्बानी वगैरह होती है मास बेसिस पे, तो वहां पे हर बंदा जानवर और मवेशी नहीं बेच सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा मसला यहाँ आ जाता है कि हमारे यहाँ जो भी घर में वो जानवर पाल लेते हैं और वो ले जाते हैं यहाँ से और फिर उसके बाद आग ला के बेच देते हैं। दे डोंट इटसेल्फ, उनको तो इवन पता भी नहीं कि इससे क्या डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है। अपनी पर्सनल हाइजीन भी उनकी का नहीं पता, इवन एनिमल्स का, एनिमल्स को इतने क्लोज उसमें रखा होता है और बस उनको मनी मेकिंग से इस वक्त कंसर्न है। अवॉइड परचेजिंग सिक और अनइंस्पेक्टेड एनिमल्स। देखो हमारे शरे के हिसाब से तो ये चीज हमें वैसे भी अलाउ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट कभी कभी नेग्लिजेंस हो जाती है और सिक एनिमल परचेज हो जाता है। जैसे लोग जाते हैं बड़ा, जैसे कपड़े खरीदते हैं ना बड़ा पसंद करके, ऐसे बड़ा पसंद करके आप बकरा, गाय, जो भी आप जानवर कुर्बानी के लिए ज़िबा करें, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ह्यूमन एरर हो जाता है, ठीक है। झूठ बोल के भी दिया जाता है, हाँ झूठ बोल के भी दिया जाता है, धोखा करके दिया जाता है। उनको पता होता है ना कि हाउ टू डिसीव, क्योंकि आप, मैंने फिर वही बात कही ना कि बिकॉज टाइम कम है। टाइम परचेजिंग के टाइम मतलब एक ईव है ना हमारा, तो उस ईव के दौरान उन्हें भी बेचना है हमें भी खरीद, तो एट टाइम हैसल में मिस्टेक्स हो जाती है। प्रिपेयर अ क्लीन डेडिकेटेड स्लॉटरिंग एरिया विद द प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ये तुम लोग कर सकते हो। इसके लिए बेटा बहुत ज्यादा, मैं तो कहती हूँ कि इवन अगर यू डोंट हैव अ क्लीन प्रॉपर स्लॉटरिंग एरिया, सो डोंट गो फॉर योर, आप अपनी कुर्बानी आप हिस्सा डाल दें या आप कहीं और जहाँ पे मास बेसिस पे स्लॉटरिंग हो रही है वहां पे आप उनके साथ शेयर ले लें, ठीक है आप। लेकिन कोशिश ये करें कि आप ये नहीं है, अब मैंने नोट किया है कि लोगों के पास जगह खड़े करने के लिए जानवर और वो वहीं रोडों पे ज़िबा करना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है इससे? ऑब्वियसली आप मुझे बताओ, जो चीजें मैंने बताई हैं क्या वो एक छोटी सी जगह पे फॉलो, सबसे पहला इशू तो स्पेस है ना। जब स्पेस ही नहीं है प्रॉपर तो यू कांट फॉलो द प्रोटोकॉल्स। नाउ ड्यूरिंग स्लॉटर, चलो अब लड़के बताएंगे ड्यूरिंग स्लॉटर क्या करना है। ड्यूरिंग स्लॉटर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने? ग्लव्स, वेरी गुड, ग्लव्स, बिल्कुल ग्लव्स होना चाहिए, एप्रन भी होना चाहिए प्रॉपर। जैसे आपने देखा होगा कसाई नॉर्मली डेज में पहने होते हैं, लेकिन उस वक्त तो फुल कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं अभी तो ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, नाइफ जो यूज कर रहे हैं, जो कटिंग बोर्ड यूज कर रहे हैं, प्लीज खुदारा उसको भी धो लो, उसको भी डिकंटामिनेट कर लो। एक छुरी जो है सारे पूरे 3 दिन वो एक ही छुरी यूज हो रही होती है, तो प्लीज डोंट डोंट डू दिस। यूज प्रोटेक्टिव ग्लव्स, एप्रन्स एंड डिसइंफेक्ट नाइफ्स एंड सरफेसेस फ्रीक्वेंटली। और मैंने तुम लोगों को डिसइंफेक्ट का तरीका भी बता दिया, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, नॉर्मली हाउस होल्ड ब्लीच सबको मिलता है, बॉटल्स लेके रख लो और उसको डिसइंफेक्ट करो। अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड एंड एनिमल सेक्रेशंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को तो प्रिवेंट कर सकते हो ना आफ्टर स्लॉटर। अब बताओ, अब खबरदारी की बात आ गई, आफ्टर स्लॉटर क्या करना चाहिए? प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर कुकिंग, ठीक है। और आफ्टर स्लॉटर भी आप जो हैंडलिंग कर रहे हो, जो लोग मीट हैंडल कर रहे हैं, वो सारे वही मेजर्स फॉलो करेंगे जो उन्होंने ड्यूरिंग स्लॉटर फॉलो किए। थॉरली वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर, properly cook meat to high temperatures. For red meat ये टेम्परेचर रिकमेंडेड है अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम लोगों को पता है जो वेस्टर्न कुकिंग चैनल्स होते हैं, आई डोंट नो तुम में से किसी को कुकिंग का शौक है तो यूजुअली वहां पे कोई भी चीज अगर बेकिंग में तो चलो टेम्परेचर रेंजेस होती है, बट इवन मैंने देखा कुकिंग के अंदर भी दे यूजुअली यूज अ टिपिकल सॉर्ट ऑफ थर्मोमीटर दैट दे यूज विद इन द कुकिंग पॉट एंड सेट कि हाँ अब ये टेम्परेचर अचीव हो गया, अब मैं चूल्हा बंद करें। उसकी दो रीजन हैं, एक तो ये कि उनकी कुकिंग मेथड्स ऐसे हैं कि हाँ भाई 70 डिग्री पे उन्होंने, सेकंड मेथड, सेकंड वजह क्या है कि उनको ये लगता है कि अगर वो कोई भी डिश कुक कर रहे हैं जो कि मीट इन्वॉल्व कर रही है, तो एक सर्टेन टेम्परेचर अचीव करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो सर्टेन टेम्परेचर अचीव नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप प्रोन हो जाएंगे टुवर्ड्स इन्फेक्शन। अब ये सीन होगा कुछ दिन बाद, मुझे पता है,
ये volunteers struggle to control a cow during a ritual sacrifice for Eid al-Adha festival in Jakarta, Indonesia on July 10, 2022. ये पिक्चर मैंने ली है और गूगल से ही ली है, और मजे की बात बताऊं क्या, पाकिस्तान की तो सिर्फ बुरी थी, मैंने कहा मैं लगा दूंगी तो बुरा बुरा इंप्रेशन आएगा, इसलिए इंडोनेशिया की लगा दी मैंने, ठीक है ना। तो प्लीज ये वाले काम मत करना। हालात देख रहे हो तुम, फ्लोर के हालात देखो, और बेचारी अभी काउ खड़ी हुई है, मतलब कितनी स्लॉटरिंग यहाँ ऑलरेडी हो चुकी। ये मीट के हालात हैं, ये तो वैसे बड़ा प्यार से साफ सुथरा करके रखा हुआ है। तुम में से किसी खवातीन को गोश्त बनाने का शौक नहीं है? मतलब साफ सुथरा करके प्रॉपर पैक करके वही जिपर बैग में और सारी चीजें, कोई टूल शूल हो जो तुम लोग यूज करते हो, स्पेसिफिक टूल बड़ी आईबी एरिया की साइड आप जाओ ना तो प्रॉपर जो मीट की कटिंग टूल्स की मार्केट लगती है। एंड आज मुझे इतना शौक है, मैं टिपिकल कोई ना कोई चीज जरूर लेकर आ जाती हूँ वहां से हर दफा ना, कि इस बार इससे कुछ थोड़ा वो करेंगे, मतलब लाइक देखो यार, जो बुचर होता है ना वो बहुत जल्दी में होगा, वो आपको रॉ मीट इवन काफी बड़े बड़े पीसेस में भी दे देगा। तो मुझे ये लगता है कि आप इतनी गर्मी में तो नहीं खड़े हो, आप घर के अंदर उसमें हो, तो आप बहुत तहम्मुल से सुकून से उसको तरीके से करो। हाँ उसमें आपको हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, लेकिन आइडियली आपको प्रॉपर, क्योंकि जितना अच्छा आप स्टोर करोगे ना उतना आप मिनिमाइज करोगे, उतना बेहतर आप उसे कंज्यूम कर पाओगे। स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको गंदा, मैं तुम लोगों को दो बातें बताती हूँ, दो एक्सपेरिमेंट्स करके देखो। सिंपल चिकन लेकर आओ, एक अनवॉश चिकन रख दो फ्रीजर में, और एक प्रॉपर वॉश करके अच्छे से हल्का सा विनेगर डाल दिया आपने, या वैसे वॉश कर लिया, सिंपली थॉरली वॉश कर लिया, आप उसको स्टोर करो। मैं तुमको शर्तिया कह सकती हूँ कि जो अनवॉश होगी ना वो खराब हो जाएगी, भले आप उसको कितना भी अच्छा फ्रीज कर लो। इवन अगर खराब नहीं भी होगी तो उसमें डिस टेस्ट आएगा, अजीब सा टेस्ट आएगा, और जो प्रॉपर्ली वॉश्ड होगी उसमें जायका भी सही रहेगा और वो खराब भी नहीं होगी। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि बैक्टीरिया को आप प्रॉपर अगर स्टोर करो तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते। Public health measures, awareness campaigns to educate about zoonotic diseases, risk and safe meat handling, ठीक है। वेटरनरी हेल्थ मॉनिटरिंग बिफोर ईद एंड ड्यूरिंग ईद, ये नहीं होती हमारे यहाँ। आइडियली मैं कहती हूँ कि जो एनिमल उनकी वो होती है ना, कैंपेन्स होते हैं, उसमें ना इनको कुछ सब इंस्पेक्टर्स अलॉट करने चाहिए, जो जहां जहाँ मवेशी मंडी लगी है ना वहां वो विजिट करें, वहां देखें कि कहीं कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स, क्योंकि देखो यार इन्फेक्टेड एनिमल्स इन्फेक्शन डिटेक्ट करना एज अ डॉक्टर हम लोग भी नहीं कर पाए। तुम लोग तो क्या, मतलब देखो एनिमल डॉक्टर्स अलग होते हैं, उनकी साइंस अलग है, तो आइडियली उनको विजिट करना चाहिए। और बाहर मुल्कों में ऐसा होता है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस बहुत खराब है, वो कहते हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मगर आइडियली दिस इज द पब्लिक हेल्थ मेजर शुड बी टेकन। रेगुलेशंस एनफोर्सिंग हाइजीनिक स्लॉटर एंड मीट इंस्पेक्शन, डंडे की कौम में पहले भी मैंने बताया था, कोई फायदा नहीं है। एक दफा कोई भी रूल अगर वो करे ना, डिसओबे करे, आप उसे पनिश करो, सब सीधे हो जाए। जब तक आप पनिशमेंट नहीं होगी, जब तक लॉ एनफोर्समेंट नहीं होगी, कोई फायदा नहीं। सेफ डिस्पोजल ऑफ एनिमल वेस्ट एंड रिमेन्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो फल्ला जो ये डिस्पोजल होता है ना, मैं तो कहती हूँ बकरीद के 10 दिन तक वो सारे कंटेजियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाता रहता है। अच्छा मजे की बात ये है कि हमारे पैरों में वही चीज लग के हमारे घर में आती है, ये बात कोई भी नहीं नोट करता कि हम लोग देखो इन्वायरमेंट में, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इन्वायरमेंट में तो वो गंदगी है ना, स्मेल फिजा में देखिए कितनी गंदी स्मेल होती, क्यों? बिकॉज द सेफ डिस्पोजल नहीं होता उन एनिमल वेस्ट का, जो बकरीद के बाद हमने वो किया होता है, तो इसकी भी जिम्मेदारी पब्लिक की बनती है। कम्युनिटी लेवल एक्शन, बकरा कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाला, फिरोजी कलर का बकरा। ओके, स्ट्रेंथन हेल्थ केयर एसेस ड्यूरिंग ईद उल अजहा, ये हम लोगों का काम है कि आपने हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स ज्यादा होने चाहिए, इमरजेंसी में ड्यूटीज होनी चाहिए, जीआई इन्फेक्शन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ड्रग्स होनी चाहिए, आईवी फ्लूइड्स होने चाहिए, क्योंकि कितना भी कह लें सब ओवर ईटिंग करेंगे, सब उल्टी सीधी चीजें खाएंगे और फिर सब जीआई डिजीज के साथ लैंड करेंगे ईआर में। सर्विलियंस फॉर आउटब्रेक्स रिलेटेड टू फेस्टिवल, अगर फॉर एग्जाम्पल मास बेसिस पे जीआई इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाजमाबाद के एरिया से इतने केसेस रिपोर्ट हुए, तो इसकी सर्विलेंस होनी चाहिए, इस पे करेक्टिव मेजर होना चाहिए, ठीक है। इन कोलैबोरेशन बिटवीन वेटरनरी एंड ह्यूमन हेल्थ रिसोर्सेज, दैट इज वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच ये होती है बेटा कि आपने एनिमल डॉक्टर्स, ह्यूमन डॉक्टर्स, ये दोनों मिलके एज अ टीम काम करें टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज ऑन ओवरऑल पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड वन हेल्थ अप्रोच। बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ करना, मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ तो एनिमल डॉक्टर्स की कोई वो भी विचारों की होती होगी, लेकिन आइडियली उनका बहुत चंक और रोल होता है, ठीक है। टाइम फॉर क्वेश्चन, सब जाग जाओ, मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ, आंसर तुम लोग दोगे।
फर्स्ट क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड अवेयरनेस क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कोई चूज द करेक्ट आंसर नहीं है, आंसर सबने देना है। Ahmed buys a goat for Eid al-Adha from an unknown seller without veterinary inspection. After slaughter, several family members developed diarrhea and stomach cramp. अहमद ने मेरे लाख समझाने के बावजूद वही हरकत की, उसने जाके गोट खरीद ली और जब कुर्बानी हुई और गोश्त खाया तो उसके बाद डायरिया, स्टमक क्रैम्प सारे फैमिली मेंबर्स को डेवलप। What might be the cause of their illness and how could Ahmed be prevented? चलो, what might be the cause of the illness? क्या क्या हो सकता है? अहमद पहले से बीमार था, हाँ, गोट बीमार था, और नहीं तो डिजीजेस कौन सी हो सकती है? डिजीजेस तो बताओ, मैंने इतनी सारी तुम लोगों को डिजीजेस बताई थी। हाँ, कॉन्गो वायरस, वो कॉन्गो वायरस से डायरिया, स्टमक क्रैम्प, उसको हेमरेज तो नहीं हुआ? ई कोलाई हो सकता है मोस्ट कॉमन, ई कोलाई, वेरी गुड। और साल्मोनेला हो सकता है, कैंपाइलोबैक्टर हो सकता है, ज्यादातर रॉ मीट से, ठीक है। हाउ कुड अहमद हैव प्रिवेंटेड इट? अहमद ने क्या किया बेचारे ने? अहमद ने तो कुछ किया ही नहीं है, गलती तो ई कोलाई की है। सही कह रही हूँ ना? हाँ, नहीं, सबसे पहले उसने क्या गलत किया है, पहले ये तो बताओ। उसने नॉन सेलर से नहीं लिया, जो कि आइडियली हम में से कोई भी नहीं लेता, लेकिन आइडियल रिकमेंडेशन यही है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा उसने क्या किया? उसने किसी को कहा, उसने उसने दोस्त से कहा, उसने कहा तो मैं बड़ा अच्छा बकरा दिलाता हूँ, अपने गांव से लेकर आया है, उसने पता नहीं कहाँ था, कहाँ का पला, उसने कहा हाँ ठीक है सही है ले आओ, उसने ले लिया। कोई उसके आइडियली पता है, जो लोग मवेशी सेल करते हैं ना मिडिल ईस्ट साइड पे और मुस्लिम कंट्रीज में, उनका प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होते हैं, दे आर नॉट ऑथराइज। हमारे यहाँ तो जिसका जो मर्जी आ रही काम करना शुरू कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। उनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन होती है कि यू आर ऑथराइज टू सेल दिस, ठीक है, वन थिंग। अच्छा, और अहमद ने क्या किया? और अहमद ने कुछ किया ना, किया गलती? सब घर वालों की गलती लग रही है, फैमिली मेंबर्स की, मतलब वो तो नहीं की ना उसने, वो तो हो गई बात, उसने ट्रस्टेड सेलर से नहीं लिया। और हाँ, उसने स्लॉटर करते हुए उसने कहा मैं तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह ये इधर मून मून लगाऊंगा, छुरियों के साथ उसने बड़ी पिक्चर ली, वही छुरी सुबह से उसने अपने दोस्त से ले ली छुरी ना, दोस्त ने उसके बैल ज़िबा किया था, उसने अपने दोस्त से ली हुई थी, सुबह से वो छुरी इधर उधर घूम रही। अच्छा, मुझे तो कभी आप नोट करें, जो कसाई आते हैं उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इतना फख्र महसूस करते हैं कि सुबह से मैं ये यूज कर रहा हूँ मतलब हैरानी उसकी हालत होती है सुबह, मतलब मैं हैरान होती हूँ, अभी 7 बजे, कितनी सुबह भाई, तुमने क्या मतलब फजर के बाद ही तुमने बैल गिरा दिया था। और लिटरली मतलब एक वो उसको बड़ा ना, हमारे यहाँ ना गलत चीजों को लोग बड़ा क्या कहते हैं, फैशन समझते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंटामिनेटेड नाइफ यूज कर ली, कंटामिनेटेड कटिंग बोर्ड यूज कर लिया। अच्छा भाई, सारी गलती अहमद की है, घर वालों की भी कोई मिस्टेक हो सकती है? क्या मिस्टेक है घर वालों? प्रॉपर वॉशिंग नहीं की, जहां कलेजी बन रही थी वहीं अनकुक मीट रख दिया, उस दोनों को मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद वही डोंगा उठा के वहां रखा, दूसरे था अनकुक वो था। अब देखो ब्लड वो हो रहा होता है, ड्रिपिंग ब्लड होता है, चीजें होती हैं, स्मेल होती है, इवन जो वेस्ट होता है एनिमल्स का वो हमारे पैरों में लग के, आप नोट करना कभी, मुझे तो एट टाइम्स होता है गोश्त के साथ। अब हम अगर प्रॉपर वॉशिंग नहीं करेंगे तो हाउ कुड वी प्रिवेंट दिस, ठीक है। तो लाने के सब लोगों की थोड़ी थोड़ी मिस्टेक, चलो देखते हैं। Possible causes of illness, infection with GI pathogen, salmonella, E. coli, campylobacter. तुम लोगों ने बिल्कुल सही बताया। The goat might have been carrying zoonotic bacteria or parasite due to lack of inspection. Poor meat handling, undercooking could have contributed to contamination. ठीक है? Now, how Ahmed could have prevented it? Purchase the goat from a certified reputable seller with proper veterinary health checks. Maintain hygienic slaughtering condition, clean tools, protective equipment. Cook the meat thoroughly to save internal temperatures. कितना टेम्परेचर बताया मैंने? 70 डिग्री सेंटीग्रेड to kill pathogens. Practice good hand hygiene and clean all surfaces and utensils after meat hand. कॉन्सेप्ट क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो मुझे कोई यहीं का ही लग रहा है. During Eid, the butcher uses the same knife and cutting board for raw meat and vegetables without cleaning them in between. Several consumers suffer from food poisoning afterward.
What contamination risk does this practice pose and what should have been done to prevent it? चलो ये भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा नाइफ और उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, वहां एनिमल का मसला था, यहाँ पे किसका मसला है, हैंडलिंग का मसला है। क्या कंटामिनेशन रिस्क हो सकता है, क्या चीजें कंटामिनेट हुई है, क्रॉस कंटामिनेशन हुई है, नाइफ कंटामिनेटेड हो गई। अच्छा फिर दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा छुरी तेज करने के लिए कुछ खास चीज यूज करते हैं ना कसाई, वो फल्ला, वो तो मुझे लगता है कि जब से वो वजूद में आई है ना तब से ही वो कभी वॉश नहीं हुई है। मुझे लगता है इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये चीजें वॉश होती हैं या स्टरलाइज्ड होती है, ये भी हब ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, आंसर कंटामिनेशन रिस्क क्या है, क्रॉस कंटामिनेशन, बहुत अच्छा बताया तुमने, देखो वही आंसर है की बिटवीन द रॉ मीट विच मे कैरी हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक साल्मोनेला, इकोलाई एंड वेजिटेबल्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी भी सब्जियां बकरीद के दिनों में कंज्यूम करो, इवन सैलेड, क्योंकि हम अंडर कुक यूज कर रहे होते हैं ना, उन सब पे वो सारे बैक्टीरिया इवॉल्व कर रहे होते हैं। Transfer of pathogens from the meat to the vegetables that often eaten raw, increasing the risk of foodborne illness and increased likelihood of food poisoning among consumers due to ingested contaminated food. Now, preventive measures क्या होंगे बताओ? प्रॉपर वॉश करें, नाइफ दूसरी यूज करें, कटिंग बोर्ड कंटामिनेट करें, यूटेंसिल्स को वो ना करें क्रॉस कंटामिनेट, और जो सैलेड वगैरह है उसको मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि पोटेशियम परमैंगनेट आता है, आप उससे भी लाइट पानी बना के आप उससे भी वॉश कर सकते हो। डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह लोग जो यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रूट्स पे लोग सर्टेन ऐसे केमिकल्स लगाते हैं जिससे वो बैक्टीरिया बड़े पेस्ट हो जाते हैं उनके ऊपर और आप कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, यूज सेपरेट नाइफ्स एंड कटिंग बोर्ड्स फॉर रॉ मीट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, कभी भी मीट और वेजिटेबल सेम नाइफ से मत कंज्यूम करो, ये किचन के एस्पेक्ट से बता रही हूँ। Thoroughly wash and disinfect knives, cutting boards and surfaces between handling different food items and practice strict hand hygiene by washing hands after handling raw. ठीक है, concept clear? Okay. Now what is the take home message? Eid al-Adha brings significant cultural and religious importance but also present public health challenges related to the GI infections and zoonotic diseases. Awareness, proper hygiene, veterinary supervision and community cooperation are vital to minimize the risk and ensuring the safety of the community during the festival. Any questions? क्वेश्चन तो मैंने तुम लोगों से कर लिया, सबने आंसर सही दिया, की वाले आंसर बिल्कुल, क्रॉस कंटामिनेशन, ऑर्गेनिज्म भी तीनों सही बताया, तो दिस इज गुड ना, इट्स लाइक यू पीपल आर अटेंटिव ड्यूरिंग द सेशन, होल सेशन, एंड दीज आर द पब्लिक अवेयरनेस हिसाब से जो देखा जाए तो जो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कहने को बहुत छोटी छोटी बातें, बट आप जब इनको इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो दे सीम सो बिग। ठीक है, भाई देखो सिंपल सी बात है ना, मैं कहती हूँ कि वो चीजें जो पब्लिक ने या कम्युनिटी ने लेनी है वो तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना, आप हुकूमत से नहीं कह सकते कि वो जानवर चेक करके लाए, आप बेचने वाले को नहीं कह सकते कि तुम गलत जानवर नहीं बेचो, जैसे उसने कहा तो धोखा देते हैं लोग, मगर आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इंडिविजुअल एफर्ट फर्स्ट थिंग क्या करोगे, ग्लव्स, एप्रन, एक एप्रन और ग्लव्स में तो कुछ नहीं जा रहा, वो जरूर लेना है। नाइफ्स को डिकंटामिनेट, मैं कह रही हूँ सिंपली बात है, ब्लीच के साथ उनको थोड़ा वो करो, करके उनको वॉश कर लो, सिंपल सोप से भी आप अच्छे से वॉश कर लोगे ना तो भी वो डिकंटामिनेट हो जाएंगी। लिटरली वो नाइफ जो यूज हो रही होती है उसको मुझे लगता है वॉश करने या भी जो छुरी फेरी जाती है जानवर के गले पे, उसको वही सुबह से एक ही छुरी चल रही होती है, उसको कोई वॉश करने का कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, सेकेंड ये कि जिस जगह स्लॉटरिंग प्रैक्टिस हो रही है वहां उसको डिकंटामिनेट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे डिकंटामिनेट करोगे, क्या चीज यूज करोगे, हाउस होल्ड ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीच यूज करो फॉर 10 to 15 मिनट्स डाल के छोड़ दो एंड देन सिंपली वॉश इट, वॉश इट। जो होता है वो यूज किया जाता है, जो ब्लड होता है क्या वो होता है ना उसके अंदर, चूने के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देखो वो आइडियली सही है, वो कब यूज किया जाता है, जब 4-5 बेल, जब 4-5 बेल कट जाते हैं, और वो भी पता है क्यों, क्योंकि वो उनको एक नीट एंड क्लीन लुक देना होता है ना। मैंने तो सीरियसली बताया, मैंने देखा है कि वो तो जब यूज किया जाता है जब वो बिल्कुल ब्लड का हाथ में से इतनी गंदी फाउल स्मेल आने लगती है ना, तब वो यूज किया जाता है। देखो डिसइंफेक्टेंट का मसला नहीं है, राइट टाइम राइट ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट यूजिंग द थिंग फॉर द राइट ड्यूरेशन, दिस इज टिपिकली यूजलेस, टिपिकली यूजलेस। ठीक है,
और अच्छा कुछ जगहों पे यूज टाइमली भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, बट आप देखो वो तो आपकी पब्लिक या जो आपका मेयर वगैरह होगा आपका वो यूज करे ना, आप इंडिविजुअली क्या करोगे इस पे आप लोग फोकस रखो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हम्म, कहाँ पे? अच्छा, मुझे लग रहा है ये जानवर ला रहे हैं इनसे ले रहे हैं आप लोग सब जानवर तो दिस इज वेरी गुड ना, देखो तो फिर पता है प्रमोट दिस टू अदर्स ऑल्सो। अच्छा पता है मुझे तो ये भी लगता है कि हमारे यहाँ ना वो एक इम्बैलेंस हो गया बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उस तरह से नहीं है, खासतौर पे कराची में मतलब बहुत ज्यादा है कि लोग और आबादी ज्यादा है, चीजें कम है, पानी कम है, लोग ज्यादा है। अच्छा मतलब ये है कि रहना भी लोगों ने इधर ही है, वो जितनी भी उनको फैसिलिटीज कम से कम होती जा रही है। पहले हमारे बचपन में गैस भी आती थी, पानी भी आता था प्रॉपर, हमें कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता था। अब हम सब खरीद के भी रह रहे हैं, हमें लोड शेडिंग भी बर्दाश्त हो रही है, लेकिन हम रह वहीं रहे। सही है, तो एक तो ये इम्बैलेंस है जिसकी वजह से बहुत चीजें हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इसने कहा कि अगर जानवर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात परफेक्शन है ना ये, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब आप मवेशी मंडी आप जाके देखो तो वहां वो उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते, एक मेंटेन नहीं भी कर पाते, और सिक एनिमल्स को तो भाई बिल्कुल आप वो करो। मैं तो कह रही हूँ एक एनिमल डॉक्टर ले जाओ साथ में जानवर खरीदने जाओ, ठीक है ना, क्योंकि सिक एनिमल्स जो है ना वो हब होते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Saman, for such an informative lecture. Um, Now I would like to request Dr. Nadeem to present souvenir to Dr. Saman. Dr. Saman. Bharat. And thank you all for thank you all to all the participants.